हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा की तरह मैं आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। डेंजर स्टोरी प्रस्तुत करता है अमझरा घाटी का रहस्य। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। आकाश में बादल उमड़ रहे थे और तेज हवाएं सूखे पत्तों को उड़ाती हुई एक भयावह संगीत रच रही थी। अमझरा घाटी की इस स्याह रात में सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी चमगादड़ों और उल्लुओं की चीखें भंग कर रही थीं। इसी रहस्यमयी वातावरण में पुरातत्व विभाग से जुड़े रजत घाटी की ओर बढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इस गहरे जंगल में छिपे प्राचीन मंदिरों और खंडहरों का अध्ययन करने के लिए वह अकेले ही आए थे। उनके साथ बस एक स्थानीय गाइड था जो उन्हें इस रहस्यमयी जंगल की ओर ले जा रहा था। सघन वन के बीच हर ओर चिरौंजी और आम के वृक्ष थे। कहीं कहीं पलाश के फूलों से जंगल लालिमा से दमक रहा था। पतझड़ की इस ऋतु में सूखे पत्तों की सरसराहट हर कदम पर एक अनजाना भय पैदा कर रही थी। लेकिन इस अद्भुत सौंदर्य के बीच रजत को एक अजीब सी ध्वनि महसूस हो रही थी, एक रहस्यमयी संगीत जो न जाने कहां से आ रहा था। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर उन्होंने घने जंगल को निहारा और गाइड से पूछा, मंदिर किधर है? गाइड की उंगली जंगल की ओर उठी, जहां घने पेड़ों के बीच छिपे खंडहर और प्राचीन मंदिरों का झुंड था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण पुरातत्वीय स्थल था या इसके पीछे छिपा था कोई भयानक राज? जानने के लिए देखिए डेंजर स्टोरी का यह नया रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो, अमझरा घाटी का रहस्य। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। हवा तेज थी और अपने साथ पतझड़ में गिरे हुए पत्तों को उड़ाती एक विचित्र प्रकार की भयावनी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। सन्नाटा और भी गहरा हो चला था। नीरवता के उस साम्राज्य को कभी कभी चमगादड़ या उल्लू के चीखते हुए स्वर तोड़ देते। कालिमा की उस फैली हुई चादर के नीचे सृष्टि किसी थके हुए नटखट शिशु की भांति सो रही थी। रजत को अमझरा घाटी आए हुए अभी कुल 2 ही दिन हुए थे। वह पुरातत्व विभाग से संबंधित था और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को मिलाने वाली सीमा रेखा के निकट घने वन में स्थित मंदिरों तथा प्राचीन भग्नावशेषों का अध्ययन करने अकेला ही अमझरा घाटी की सुरम्यता का पान करने आ पहुंचा था। आते समय पथ प्रदर्शक के रूप में एक निकट का ग्रामवासी साथ था, जो उसका सामान भी उठाए हुए था और मार्गदर्शन भी वहीं कर रहा था। घाटी के सौंदर्य ने रजत को पूर्णतया अभिभूत कर लिया था। लंबे राजमार्ग के दोनों ओर चिरौंजी और आम के वृक्ष थे। कहीं कहीं पलाश के वृक्ष तथा कंटीली झाड़ियां थीं। पेड़ों का सिलसिला सड़क के निकट उतना घना न था, किंतु जैसे जैसे उनका सड़क से फासला बढ़ता गया था, उनकी सघनता में भी वृद्धि होती गई थी। बसंत बीत चुका था और पतझड़ पूरे यौवन पर था। हवा के हर झोंके के साथ पेड़ों से टूट टूट कर गिरने वाले सूखे पत्तों का मरमर संगीत बढ़ जाता था। कभी कभी वनांचल से कोयल कूक उठती या पपीहा भी कहाँ की आवाज लगा बैठता। वन प्रदेश के उस मोहक सौंदर्य में भी एक रहस्यमयी संगीत की ध्वनि रजत को बराबर सुनाई दे रही थी। उसे यहाँ का वातावरण चिर परिचित सा प्रतीत हो रहा था। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर उसने दूर तक फैली उस वन राशि को देखा और मुस्कुरा दिया था। फिर गाइड से पूछा, मंदिर किधर है? उस ओर घने जंगलों के बीच कई छोटे बड़े टीले हैं। उन्हीं पर मंदिर और खंडहरों का झुंड भी है। खंडहरों का झुंड सुनकर बरबस ही उसे हंसी आ गई थी। शाम होते होते वह घने वन में प्रविष्ट होकर उन टीलों पर पहुंच चुका था। सामने दूर तक छोटे बड़े टीले फैले हुए थे। एक ऊंचे टीले पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा था, जिसके कंगूरे का कलश संध्याकालीन रक्तिम किरणों में विचित्र रूप से चमक रहा था। उसी के पास एक और टीला था। मंदिर वाले टीले की अपेक्षा में कुछ अधिक ऊंचा था। उस पर जाने के लिए नीचे से ऊपर तक छोटी छोटी सीढ़ियों की लंबी कतार थी। स्थान स्थान पर यह सीढ़ियां टूट चुकी थी, फिर भी उनका प्रयोग विश्वास के साथ किया जा सकता था। जहां सीढ़ियां समाप्त होती थीं, वहां कोई बहुत छोटा सा शिवालय था या फिर तुलसी का देवल। नीचे से कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था। टीलों से कुछ हटकर एक खंडहर था, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि यह इमारत अपने समय में निश्चय ही अत्यंत भव्य रही होगी।
इसी खंडहर में रजत ने ठहरने का निश्चय किया था। मंदिर और खंडहरों के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान वहां ठहरने योग्य न था। खंडहर में प्रवेश करते ही एक विचित्र सी गंध रजत के नसों में घुसी। वह कुछ ठिठक गया, किंतु फिर दृढ़ता से भीतर प्रविष्ट हो गया। द्वार पार करने पर एक लंबा पतला गलियारा पार करना पड़ा। एक विशाल आंगन में जाकर यह गलियारा खत्म हो गया। आंगन के पूर्व में एक दालान था। शेष तीनों ओर कमरे बने हुए थे जो अब जर्जर अवस्था में थे। रजत ने आंगन की पश्चिमी दिशा में पड़ने वाले कमरे को खोला। जर्जर आवाज करते हुए किवाड़ चरमराकर खुल गए और वर्षों से बंद रहने की सीली सी बांस एक भपका बनकर बाहर निकली। थोड़ा ठहर कर रजत ने कमरे का अंदर से निरीक्षण किया। द्वार दीवार के बीचों बीच में था और उसकी दोनों तरफ 2 बड़ी खिड़कियां थीं, जिनमें चीड़ की लकड़ियों के पल्ले जड़े हुए थे। अपने गाइड से कहकर रजत ने कमरे की सफाई कराई। कमरा साफ करते करते ही उसने पूछा था, साहब क्या आप यही रहेंगे? हाँ। क्यों? साहब, कुछ कहते कहते गाइड हिचकिचाया। क्या बात है? निडर होकर कहो। रजत ने फिर पूछा तो वह बोला, 50-60 वर्षों से इन खंडहरों का रुख किसी ने नहीं किया है साहब, और यहां तो सुनते हैं कि आत्माएं रहती हैं। क्या? हाँ साहब, वह उधर बस्ती की ओर जो मंदिर पड़ता है दुर्गा मैया का, वह भी तो अपने आप बन गया था। गांव या शहर के किसी मजदूर या राजगीर ने एक ईंट तक न उठाई और रातों रात मंदिर तैयार हो गया। दुर्गा मैया के आदेश से ही कोई इधर नहीं आता, गाइड ने बताया। अच्छा, किसी ने दुर्गा मैया को देखा भी है? रजत ने दिलचस्पी से पूछा। साहब, हम पापी लोगों को तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन यहाँ के राजा जी और उनके वंशजों ने उनके कई बार दर्शन किए हैं। खैर, जो होगा देखा जाएगा, रजत ने बात टालने के ख्याल से कहा। उसे आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास था, किंतु उनके दर्शन या रूप धारण करने की बात पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। भूत प्रेतों या देवी देवताओं के आगमन की बात भला कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वीकार करता है? गाइड ने एक बार फिर आग्रह किया, साहब यहां ना ठहरे, इससे अच्छा तो आप उस टीले वाले मंदिर की यज्ञशाला में ठहर जाएं। नहीं दोस्त, मैं यही रहूंगा। अगर दुर्गा मैया को यह नागवार लगेगा तो वह स्वयं आकर मुझे मना कर देंगी। इसी बहाने उनके दर्शन मुझे भी मिल जाएंगे। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, मेरा सामान उधर रख दो और अब तुम जाओ। रात होने वाली है, ज्यादा समय की बीत गया तो जाने में भी मुश्किल होगी। साहब आप अकेले? हाँ भाई, मैं अकेला ही रहूंगा। और हाँ, तुम कल सुबह मेरे खाने के लिए कुछ ला देना, या फिर सुबह आकर कुछ बना ही जाना। अच्छा साहब। वह जाने के लिए मुड़ा तो रजत ने उसके हाथ पर 100 रुपए का नोट रख दिया। ये रुपए रख लो। नाम क्या है तुम्हारा? गेंदा सिंह। खूब अच्छा नाम है। अच्छा, कल आना। अच्छा साहब। गेंदा सिंह ने लंबा सलाम ठोंका और चला गया। उसके जाने के बाद रजत बैठा नहीं। उसने अपने सामान को एक ओर जमाया और साफ की हुई फर्श पर अपना बिस्तर लगा दिया। आते समय वह अपने साथ कुछ अखरोट, बादाम और सूखे मेवे ले आया था। थोड़े से अखरोट जेब में डालकर वह कमरे से बाहर निकला। द्वार अच्छी तरह बंद करके उसने एक बार पूरे खंडहर का चक्कर लगाया। कहीं कोई खास बात नजर न आई। पुराने समय के जमींदारों के भवनों का सामान ही नजर आ रहा था। जिस कमरे में रजत ने ठहरने का निश्चय किया था, उसी के पार्श्व में एक छोटी सीढ़ी भी थी जो नागिन की तरह बल खाती ऊपर चली गई थी। पूरे खंडहर का निरीक्षण करके रजत इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचा। खुली हुई छत कहीं कहीं टूट गई थी। किनारे की मुंडेर की ईंटें भी खिसकने लगी थीं। काय की काली परत ने पूरी इमारत को स्याह रंग में रंग दिया था। इमारत के बाजू में एक कुआं था जो अब भग्न अवस्था में था। कुआं देखकर रजत की प्यास चमक आई। उसकी बोतल में पानी था, फिर भी उसने पानी की तलाश में चारों ओर देखा। अंधेरा गहरा हो चला था, कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई न पड़ा। मंदिर और टीले अंधेरे में दैत्यों के सायों के समान कांप रहे थे। अंधेरा थरथराने लगा था। रजत ने ऊपर सिर उठाया। नीला आकाश काली चादर ओढ़ चुका था। कालीमा की फटी चादर के सुराखों से रह रहकर किसी सुंदरी भिखारिन के बदन जैसा आकाश चमक रहा था। रजत ने टॉर्च जला ली और उसकी प्रकाश रेखा के सहारे धीरे धीरे संभल संभल कर नीचे उतर आया। कमरे में आकर उसने मोमबत्ती जला दी। टिफिन कैरियर से निकालकर खाना खाया
और बिस्तर पर लेटकर उपन्यास के पन्नों में डूब गया। रात खिसकती रही और जब नींद में उसकी पलकें बोझिल कर दीं तब हाथ की किताब सिरहाने रखकर वह सो गया। नींद खुली तो सवेरा हो चुका था और सूर्य की सुनहरी किरणें कमरे में खेलने लगी थीं। गेंदा सिंह की कथित आशंका की बात सोचकर वह मुस्कुरा उठा था। सारी रात उस वर्जित प्रदेश में बिताकर संभवतः उसने उन आत्माओं के प्रति धृष्टता की थी, लेकिन उसे इस वर्जित कृत्य से रोकने के लिए किसी आत्मा ने उस तक आने का कष्ट नहीं उठाया था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। टीले पर के उस मंदिर में उसे एक विचित्र प्रकार का आकर्षण प्रतीत हो रहा था। बार बार मंदिर के खुले पट उसका आह्वान सा कर रहे थे। चांदी सी चमकती धूप चारों ओर बिखरी हुई थी। गेंदा सिंह उसके लिए बस्ती से सहज प्राप्त फल, सब्जियां और आटा लाया था। लकड़ियां बटोर कर उसने खंडहर के आंगन में ही एक और चूल्हा बना लिया था और अब रसोई के प्रबंध में जुटा था। रजत का मन बार बार मंदिर की ओर खींचा जा रहा था। वह गेंदा सिंह से कहकर मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर तक जाने के लिए उसे कुल 49 सीढ़ियां तय करनी पड़ी। मंदिर के पट जो नीचे से देखने पर खुले प्रतीत हो रहे थे, वस्तुतः बंद थे। उनका काला रंग कहीं कहीं से उखड़ गया था। मंदिर की दीवारें पत्थर की थीं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई थी। ऊपर गोल गुंबद और फिर ऊंची लंबी छोटी पर रखा हुआ पीतल का कलश जो धूप में सोने का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। रजत मंदिर के द्वार से टिककर खड़ा हो गया। चारों ओर दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियां फैली हुई थीं। रात में वन्य पशुओं के गर्जन से गूंजने वाला वन इस समय चिड़ियों की मधुर कलरव से गूंज रहा था। मंदिर के पास ही एक आम का पेड़ था। फलों के भार से दबी हुई उसकी शाखाएं धरती का आंचल चूम रही थीं। सिंदूरी आम के फलों को देखने पर देखने वाले के मन में फूलों का भ्रम उत्पन्न होता था। वातावरण अत्यंत सुहावना था। रजत ने घूमकर मंदिर का एक चक्कर लगाया। पीछे की ओर एक छोटा सा द्वार था और उसके पास ही बनी थी यज्ञ वेदी। उस पर जंगली फूलों की लताएं फैल गई थीं। थोड़े अंतर के बाद ही टीले की सीधी ढलान थी जो पीछे एक बड़े गड्ढे में खत्म हो जाती थी। यहां से अगर कोई गिर पड़े तो रजत को झुरझुरी हो आई। अर्ध परिक्रमा करता वह फिर मंदिर के सामने आ गया। कहीं कुछ नवीनता, कोई विचित्रता न होने पर भी रजत को जैसे कोई आत्मिक संबंध मंदिर की ओर खींच रहा था। उसने बंद किवाड़ों को धक्का दिया, लेकिन वे टस से मस न हुए। रजत ने कई बार उन्हें खोलने का प्रयत्न किया और अंत में निराश होकर लौट आया। दूसरे टीले पर एक छोटा सा शिवाला था। टीले का धरातल कठिनाई से 10 वर्ग फीट का ही होगा। काले संगमरमर की छोटी सी शिव मूर्ति के ऊपर सफेद संगमरमर का क्षत्र के आकार का चंदोवा था। शिवलिंग के सामने ही थी नंदी की मूर्ति और वहीं ध्यानावस्थित पार्वती जी भी स्थित थीं। देवताओं पर श्रद्धा न रखने वाले रजत के मन में न जाने कैसे श्रद्धा जाग पड़ी। उसने पास फैली जंगली लताओं से फूल चुनकर मूर्ति पर चढ़ा दिए। मस्तक नवाकर जब उसने सिर उठाया तो चौंक पड़ा। शिव मूर्ति के पीछे ही एक छोटा सा पक्का कुंड था जिसमें साफ पानी का सोता छलछला रहा था। पानी की पतली धार झरने के रूप में धीरे धीरे बहती शिवलिंग के चरण धोती नीचे की ओर उतर गई थी। प्रकृति की इस विचित्र रचना पर रजत चकित रह गया। टीले पर फूटने वाला झरना, ये कल्पना भी असत्य लगती है। दिन भर रजत गेंदा सिंह से बातें करता रहा और आसपास के वातावरण, मंदिरों और उस खंडहर का विवरण अपनी नोटबुक में नोट करता रहा। और फिर आ गई वह रात। चारों ओर फैला सन्नाटा, गहरा अंधेरा और पल पल खिसकता समय, बढ़ती भयानकता। आज की रात रजत को रोमांचित कर रही थी। यद्यपि एक रात वह इसी खंडहर में सकुशल बिता चुका था, किंतु आज उसका हृदय व्यग्र था। गेंदा सिंह बस्ती की ओर जा चुका था। मोमबत्ती जलाकर देर से रजत पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द थे कि सब आपस में गड्ढमड्ढ हुए जाते थे। कई बार प्रयत्न करके भी वह कुछ न पढ़ सका तो किताब बंद करके रख दी और सोने की चेष्टा करने लगा। पिघलती हुई मोमबत्ती आधी जल चुकी थी। रजत ने आंखें बंद कर लीं। नींद अभी आंखों से कोसों दूर थी और तभी उसे लगा जैसे कोई बड़ा सा काला ठंडा अंधेरे का टुकड़ा उसके ऊपर छाने लगा। रजत ने घबराकर आंखें खोल दी। बाहर हवा की साएं साएं बढ़ती जा रही थी। लगता था तूफान आएगा। हवा के थपेड़े बार बार कमरे के द्वार से टकराकर भद्द भद्दा उठते, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जोर जोर से सांकल बजा रहा हो।
अजीब खौफनाक माहौल हो रहा था। अचानक हवा के एक तेज झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। बाहर का अंधेरा कमरे में उतर आया। रजत ने चादर अपने गिर्द लपेट ली। तभी सांकल जोर से बज उठी। रजत चौंक पड़ा। इस एकांत निर्जन स्थान में कौन हो सकता है? उसने जोर से पूछा, कौन है? उत्तर न मिला। रजत ने सोचा, हवा के झोंके ने यह शरारत की होगी और अपनी मूर्खता पर खुद ही उसे हंसी आ गई, किंतु नहीं, यह भ्रम नहीं था। सांकल फिर बजी थी, बिल्कुल उसी ढंग से, उसी अंदाज में। रजत ने सांस रोक ली और कान लगाकर आहट सुनने लगा। अपने संदेह का वह निवारण करना चाहता था। थोड़े अंतराल के बाद फिर सांकल बजी, किंतु इस बार कुछ आहिस्ता आहिस्ता। रजत ने टटोल कर अपनी टॉर्च उठा ली और दूसरे हाथ से पिस्तौल का हथा कसकर पकड़ लिया। कौन हो सकता है इस समय? कहीं कोई आत्मा? धत, यह सब मनुष्य का वहम है, कोरी कल्पना। आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं। फिर जरूर कोई डाकू होगा। चंबल की घाटियों में डाकू रहते ही हैं। उन्हीं में से कोई यहां आश्रय की तलाश में आया होगा और प्रकाश की रेखा के सहारे इस कमरे तक। सांकल एक बार फिर बजी। रजत बिना आहट किए पांव दबाकर द्वार तक पहुंचा और खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता कुंडा खोलकर आड़ में खड़ा हो गया। हवा का एक झोंका उड़के हुए किवाड़ों को धकेलकर अंदर घुस आया। बहुत देर तक जब रजत ने कोई आहट न सुनी तो टॉर्च जलाकर बाहर निकल गया। उसके दाहिने हाथ में अभी भी पिस्तौल का दस्ता दबा हुआ था। सावधानी से उसने पूरे आंगन और आसपास के कमरों का निरीक्षण किया। आंगन में धूल की परतें और पत्तों का अंबार था, किंतु किसी के आने का उसे कोई चिन्ह नहीं मिला। तो क्या वह उसका भ्रम था? यह कैसे हो सकता है? उसने 3 बार सांकल बजने की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। अपने अनुभव को झूठा कैसे समझ ले? मन की तसल्ली के लिए उसने टॉर्च का रुख कर छत पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर कर दिया। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया तेजी से सीढ़ियों के ऊपरी मोड़ पर गुम हो गया। टॉर्च से निकले प्रकाश के दायरे में सीढ़ियों पर पड़ी धूल पर 2 छोटे छोटे मांसल पैरों के निशान पड़े हुए थे। रजत ने उन्हें ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वह इन पद चिन्हों को पहचानता है। आज से नहीं, वर्षों से वह इन चिन्हों को जानता है। जैसे ये चिन्ह किन्हीं बेहद खूबसूरत गुलाबी तलवों वाले मांसल संगमरी पांवों के हैं, जिनमें पायल बंधी हुई है, फिर भी जिनके थिरकने से आवाज नहीं होती। खामोशी गुनगुना उठती है, हवाओं में संगीत भर जाता है, फिजा महक उठती है। रजत मंत्रमुग्ध सा उन्हें देखता रहा। हर सीढ़ी पर एक पांव का चिन्ह बना था, एक पर दाएं पांव का, दूसरे पर बाएं पांव का। संभल संभल कर उन चिन्हों से बच बच कर रजत ऊपर चढ़ता गया। पद चिन्हों का यह सिलसिला अंतिम सीढ़ी पर जाकर समाप्त हो गया। उसके बाद पूरी छत अछूती थी। कहीं कोई चिन्ह नहीं, कोई आहट नहीं। फिर भी लगता था जैसे कोई दैवी अस्तित्व अभी अभी यहीं कहीं खो गया हो। देर तक रजत छत पर चिन्ह ढूंढता रहा, किंतु निराशा ही हाथ लगी। वह फिर सीढ़ियों के पास आया। एक बार फिर उन पद चिन्हों को देखने का औत्सुक्य वह संवरण न कर पा रहा था। किंतु यह क्या? टॉर्च के दायरे में अब कोई चिन्ह न था। धूल की मोटी परत अछूती थी, उस पर रजत के पांवों के निशान थे, किंतु वे चिन्ह कहीं नहीं थे। रजत का मस्तिष्क घूम गया। यह सब क्या गोरख धंधा है? क्या उसने किसी चिन्ह को नहीं देखा? क्या उसने जो देखा सुना वह सब भ्रम था? तो सत्य क्या है? कहीं गेंदा सिंह के कहे अनुसार यह सब आत्माओं का खेल तो नहीं? किंतु रजत का मन मस्तिष्क से समझौता न कर सका। उसका तर्क, उसी की बौद्धिकता उसे बार बार कहती रही, यह सब भ्रम है, यह कुछ भी हो सकता है, किंतु आत्मा कुछ नहीं है। रजत ने एक बार फिर छत पर खड़े होकर चारों ओर दृष्टि डाली। अंधेरे में लिपटा हुआ जंगल भयानक हो चुका था। हिंसक पशुओं की हुंकारें बीच बीच में उभर कर वातावरण की भयंकरता को और भी बढ़ा रही थी। रजत ने टीलों की ओर देखा, जो रात की चादर में लगे धब्बे जैसे ही भयानक थे। अंधेरे में भी उसकी दृष्टि मंदिर वाले टीले पर ठहर गई। वह उसे अच्छी तरह पहचान पा रहा था, और इस अंधेरे में भी उसे महसूस हो रहा था कि मंदिर के दोनों पट खुले हुए थे। गहरे अंधेरे के बीच भी मंदिर जैसे अपने अस्तित्व का आभास दिला रहा था, और उसके वे खुले हुए प्रतीत होने वाले पट, न जाने कौन सा रहस्य उन किवाड़ों के पीछे बंद था। गेंदा सिंह से जब उसने इस संबंध में पूछा तो उसने कहा था, साहब, ये देवी मैया की राजधानी है।
मंदिर के पट पिछले 10 वर्षों से नहीं खुले हैं। लगभग 10 वर्ष पहले अचानक ही दिन रात खुले रहने वाले पट आधी रात के समय जोर की आवाज के साथ बंद हो गए और तब से आज तक बंद है। राजा जू ने भी बड़ी मिन्नत की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तब से इधर आने से लोग डरते हैं। कुमारी जू पहले यहां रोज पूजा के लिए आया करती थी। कौन कुमारी जू? राजा जय सिंह की बेटी रूप कुंवर जू। वही पट इस समय खुले हुए थे। आधी रात के बाद क्या वे पट सचमुच खुले हुए हैं? रजत को आश्चर्य हुआ कि इतने घने अंधकार में भी वह कैसे समझ पा रहा है कि मंदिर खुला है। गेंदा सिंह ने ही बताया था। उस दिन के बाद रूप कुंवर जू को किसी ने नहीं देखा। वह कभी घर से बाहर न निकली। किसी ने उनकी आवाज न सुनी। ओह! रजत गहन चिंतन में डूब गया। वे खुले हुए मंदिर के पट। रजत का मन उसी ओर खींचा जा रहा था। बड़ी ही आत्मीयता से, बड़े आग्रह से मंदिर के खुले हुए पट बाहें पसारे उसे बुला रहे थे। उस ओर जाने की तीव्र इच्छा को वह रोक नहीं पा रहा था। यह अदम्य अभिलाषा क्यों? आकाश पर बादल छाने लगे थे। हवा की गति और तेज हो गई थी। थोड़ी ही देर में आकाश घने बादलों में छिप गया। बिजली चमकने लगी और आसमान की फटी चादर से ढेरों मोती तरल होकर बरस पड़े। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ छोटे छोटे ओले भी गिरने लगे। असमय की वर्षा और यह उपलपात। रजत नीचे उतर आया। कमरे का द्वार खुला था। टार्च के प्रकाश से उसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया और बिस्तर पर बैठ गया। मन में उठने वाली इच्छा, मंदिर का आह्वान और आत्मिक आकर्षण उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। मस्तिष्क ने भी तर्क किया, यदि मंदिर के पट खुले हैं तो उनका रहस्य जानना ही चाहिए। कितनी अद्भुत खोज होगी यह। यदि ऐसा नहीं है तब भी शंका का निराकरण तो हो ही जाएगा। अंततः मानसिक जिज्ञासा की ही विजय हुई। टार्च और पिस्तौल लेकर वह बरसते पानी में ही कमरे से बाहर निकल पड़ा। कमरे का द्वार अच्छी तरह बंद करके उसने आंगन पार किया और फिर सावधानी से कदम बढ़ाता गलियारा पार करके खंडहर के बाहर आ गया। सामने लगभग 1.5 फरलांग की दूरी पर खड़ा टीला अभी भी उसे इशारा कर रहा था। मंदिर के कंगूरे पर स्थित कलश बिजली की चमक पाकर जल से उठता था। मंदिर का द्वार खुला हुआ ही प्रतीत हो रहा था। रजत तेज कदमों से आगे बढ़ गया। ओले और भी तेजी से गिरने लगे थे। उनका आकार भी अब बड़ा हो चला था। बदन से टकराते ओले रजत को सिहरा देते। वर्षा के तेज होने के साथ रजत दौड़ने लगा। दौड़ते हुए रास्ता तय किया उसने और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। यह शीघ्रता बहुत खतरनाक थी। वर्षा के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां थोड़ी सी भी असावधानी होने पर उसे नीचे धकेल देती, लेकिन रजत इन सारी विपत्तियों से बेफिक्र ऊपर चढ़ता जा रहा था। जब वह मंदिर के सामने पहुंचा, वह हाँफ रहा था। कुछ देर तक रुककर उसने अपनी सांसें ठीक की और आगे बढ़ने के लिए टार्च का रुख फर्श की ओर किया। एक बार फिर उसे चौंक जाना पड़ा। उसके सामने वही चरण चिन्ह उपस्थित थे। उसने आंखें मलकर देखा, कहीं यह कोई स्वप्न तो नहीं है, किंतु वह स्वप्न नहीं हो सकता। वही छोटे छोटे सुडौल और मांसल पांवों के निशान, जैसे धीरे धीरे मस्तानी चाल से कोई सुंदरी अभी अभी यहां से गुजरी हो। इतनी तेज वर्षा की धारा भी उन चरण चिन्हों को बहा नहीं पाई थी। कितने स्पष्ट उभरे हुए थे वे पैरों के निशान। मंदिर की देहरी पर जाकर वे चिन्ह समाप्त हो गए। रजत ने मंदिर के द्वारों पर दृष्टि डाली। द्वार वैसे ही बंद थे जैसे वह उन्हें दिन में देख गया था। फिर ये किसके पैरों के चिन्ह हैं? कहाँ गई इन चिन्हों की स्वामिनी? उसने टार्च का प्रकाश मंदिर के आसपास डाला और खोजपूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगा। मंदिर के समीप स्थित आम्र वृक्ष पर उसकी दृष्टि ठहर गई। वृक्ष की फलों से भरी डालों के बीच एक साया लहरा रहा था। हाँ, साया ही था वह। रजत ने फिर अपनी आंखें मली और देखा, वह साया एक नारी मूर्ति में बदल रहा था। आकार उभर रहा था। एक 15-16 वर्षीय युवती बालिका का चेहरा था वह। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा भोलापन और कौतुक भरा था। गुलाबी अधर कांप रहे थे। सफेद साड़ी में लिपटी हुई उस बालिका ने अपने केश के खोल रखे थे। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी नहा कर आई हो। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। काली काली अलकों से घिरा वह सुंदर मुख स्पष्ट नहीं था, परंतु रजत उसके अपरिमित सौंदर्य को अनुभव कर पा रहा था। पत्तों की ओट लेकर वह खड़ी थी। सफेद साड़ी के नीचे झांक रहे थे 2 सुंदर संगमरमरी पांव
जिनमें पायल बंधी थी पर बेआवाज। उनकी छम छम खोई हुई थी। उसके अधर खामोश थे। प्रस्तर प्रतिमा जैसा वह अपरिमित सौंदर्य बिना बोले ही जैसे कोई दर्दीली कथा कह रहा था। उसके खामोश थरथराते अधर, उसकी मासूम नजरें बिना बोले ही बहुत कुछ बोल रही थी। एक ऐसी कहानी जो आदि से अंत तक दर्द में डूबी थी। रजत उसे एकटक देख रहा था। वह उसके सुंदर रूप में डूबा हुआ था। उसकी वेदना से अभिभूत था। बाएं हाथ में पूजा का थाल ली, वह एक हाथ से वृक्ष की डाल पकड़े आगे की ओर झुककर खड़ी थी। रजत पर नशा जैसा छाता जा रहा था। उसने अपनी चेतना को संभाल कर लड़खड़ाते पांवों से उसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु उसके पांवों पर मानो मनों का बोझ था। चाह कर भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी बादल जोर से गड़गड़ा उठे। बिजली की तेज चमक ने उसकी आंखें बंद कर दी और जब चकाचौंध से दूर हुई, वह सुंदरी बालिका वहां नहीं थी। रजत की जड़ता भी टूट चुकी थी। पागलों की तरह वह वृक्ष की ओर झपटा, किंतु वहां कुछ भी न था। रजत ने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा और अंत में निराश होकर वहीं मंदिर की देहरी पर सिर रखकर बैठ गया। वर्षा कब बंद हो, कब उसे नींद ने धर दबाया, इसका उसे एहसास भी न हो सका। नींद टूटने पर उसने स्वयं को उसी कमरे में पाया जहां वह ठहरा हुआ था। गेंदा सिंह उसके पास बैठा था। रजत ने आंखें खोलकर देखा तो इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त हो जाती है।